हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट लेके आया फ्रेंड्स। जो आज का हमारा एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का टेस्ट नंबर फ्रेंड्स 12 है। तो अगर अभी तक आप फ्रेंड्स अगर टेस्ट नहीं देखे होंगे ना 1, 2, 3 अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाकर टेस्ट देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल से आपको टेस्ट उसमें बताया गया है फ्रेंड्स और अच्छे से बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अगर टॉपिक्स वाइज भी टेस्ट देना होगा तो उसको भी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अवेलेबल है, तो उस पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग देख लीजिए, उसको बना लीजिए। मैं लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा आंसर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है फ्रेंड्स देखिएगा। और ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर, 9 नंबर एंड फ्रेंड्स आपका 10 नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स 11 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। क्वेश्चन है क्या कि अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। तो फ्रेंड्स 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोधगया। तो फ्रेंड्स अशोक ने अपने अभिषेक 10वें वर्ष में धम्म यात्रा का प्रारंभ किया। ठीक है, कैवें वर्ष, तो 10वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ बोधगया से किए जाने का उल्लेख अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख में किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म अस्थाई वीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कलाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म अस्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने निम्न में से किस शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो 13 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स अशोक के 7वें एवं 10वें, याद रखिएगा 7वें एवं 10वें शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर थी। क्या दर थी? तो 14 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उपज का आधा भाग। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज की आधी होती थी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के तो फ्रेंड्स देखिएगा कि स्थलावशेषों में से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो 15 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलावशेषों में से चावल की खेती के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिले हैं। ठीक है, रंगपुर याद रखिएगा, रंगपुर और लोथल से मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, याद रखिए कालीबंगा से क्या मिले? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर कि किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स 16 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अर्थवेद में। तो अर्थवेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। अर्थवेद में पृथ्वीवेन के द्वारा हल एवं कृषि की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। तो 17 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के राजा अमर सिंह के साथ मुगलों का संघर्ष हुआ। मेवाड़ को संधि के लिए विवश किया गया। 1615 में मेवाड़ के साथ चित्तौड़ की संधि हुई। कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, 1615 ईस्वी में। ठीक है, चित्तौड़ की संधि हुई और मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो फ्रेंड्स 18 का 20 द राइट आंसर, यानी कि नक्शबंदी। तो नक्शबंदी सिलसिले सबसे कट्टर इस्लामी सिलसिला माना जाता है। औरंगजेब एक कट्टर मुगल शासक था, अतः उसने नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर कि कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था। तो 19 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि पुर्तगाली से। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। उसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। पुर्तगालियों यात्री बारबोसा एवं डोमिगोस पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है, कब होती है। तो 20 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी द्वारा उपभोग और निवेश व्यय। ठीक है, तो उपयुक्त सभी द्वारा, तो फ्रेंड्स देखिएगा क्या हो जाएगा कि सरकार द्वारा दिए गए उपभोग और निवेश व्यय, विदेशों में भारतीय द्वारा किए गए उपभोग और निवेश व्यय, निजी क्षेत्र द्वारा किए गए उपभोग और निवेश व्यय, उपरोक्त सभी द्वारा उपयोग और निवेश व्यय। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 का देखिएगा कि किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय भारत में निजी क्षेत्र, विदेश में भारतीय और सरकार द्वारा किए गए उपभोग और निवेश व्यय के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिद्र हो तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो 21 का 20 द राइट आंसर, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। निगम कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो कौन सा सही कथन है। तो 22 का सी इज द राइट आंसर कि यह संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्य द्वारा साझा किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्य द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स 23 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानव उपभोग के लिए शराब। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं में जिंदा मछली हो गया, ताज़ी मछली हो गया, बिना छीले हुए अंडे, ताज़े दूध, ताज़ा अदरक, लहसुन, अंगूर, खरबूजा, अनरोस्टेड कॉफ़ी, बीन्स, हरी चाय की पत्ती, मक्का, चावल, गेहूं, सोयाबीन आदि हैं। ठीक है ना, तो इसमें जीएसटी में छूट है। ठीक है, और मानव उपभोग के लिए शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो क्या होगा। तो 24 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्याज की दर में कमी होगी। तो जब धन की आपूर्ति बढ़ जाती है और धन की मांग कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में अधिशेष धन के कारण ब्याज की दर में कमी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। तो 25 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि आंतरिक और बाह्य आधार में शुद्ध वृद्धि। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि राजकोषीय घाटा इस बात का संकेत है कि सरकार अपने साधनों से कितना अधिक खर्च कर रही है। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार के ऋण लेने के स्तर को इंगित करता है, आंतरिक और बाहरी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि उपभोक्ताओं वस्तुओं की मांग में वृद्धि और निर्यात में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा 26 का कि कथन 2 जो है आपका क्या है, जो आपका ब्याज दरों में वृद्धि है फ्रेंड्स क्या है आपका गलत है। जब एक अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह ब्याज दरों में गिरावट की ओर जाता है। कथन 3 सही है, मूल्य स्तरों में गिरावट से किसी देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
तो कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्माण। तो द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। निर्माण द्वितीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि समेकित बाल विकास योजना ICDS के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? तो 28 का डी इज द राइट आंसर यानी कि बच्चे का जन्म। तो समेकित, याद रखिए फ्रेंड्स कि समेकित बाल विकास योजना ICDS के तहत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे के लाभ के लिए 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, माता को पोषण शिक्षा और 3 से 6 वर्षों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभ पाने के लिए कौन पात्र है? तो 29 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि किसी भी घर के वयस्क सदस्य। तो फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MNREGS, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में न्यूनतम 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार प्रदान करती है। ग्रामीण घर का एक वयस्क सदस्य जो प्रचलित मजदूरी दर पर अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए तैयार है, योजना के तहत लाभ के लिए पात्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपका कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 30 का ए इज द राइट आंसर यानी कि कुल का 1/12 सदस्य। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/12 सदस्य राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो 31 का इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा, तो यहाँ पे जीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और दांते वाला समिति। फ्रेंड्स तो ये सभी आपका जो है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो 32 का ए इज द राइट आंसर यानी कि पंचायतों का चुनाव करवाना। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तराधित्व होता है। ठीक है ना, मतलब क्या कि राज्य निर्वाचन आयोग इसका कार्य करता है। ठीक है ना, पंचायतों का चुनाव करवाना नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? तो 33 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के कई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं? तो 35 का सी इज द राइट आंसर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो 36 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स 36 का कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। प्रस्ताव लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।
यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने ही पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स 37 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल अनुच्छेद 154। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 154 नहीं 153 में किया गया है, 153। ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, अध्यादेश अनुच्छेद 123, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो 38 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनकी 5/6 सदस्यों का। तो फ्रेंड्स विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। ठीक है, 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो 39 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 36वां। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था। तो याद रखिए 1975, यानी कि 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो 40 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1952 ईस्वी में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो 41 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि अशोक मेहता समिति का गठन सबसे पहले तो याद रखिएगा दिसंबर 1977। ठीक है, तो दिसंबर 1977 यानी कि 1977 में किया गया था, जिसने 132 सिफारिशें दी थी। किसी स्तर पर कोई आरक्षण प्रदान नहीं होना चाहिए उन सिफारिशों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये इन्हीं के तहत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संसद सदस्यों का निर्हता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो 42 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों के निर्हता के प्रश्न पर निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कम से कम 4 राज्य। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा कि एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए निम्न शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें देखिएगा कि कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। ठीक है, और किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा। तो 44 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो शरीर का वजन और द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 49 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा क्या है कि वह कौन सा मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो 45 का ए इज राइट आंसर, है कि लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा और नीला टीवी के प्राथमिक रंग है और पीले, मैजेंटा और सियान को द्वितीयक रंग माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो 46 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विटामिन डी। ठीक है, तो त्वचा विटामिन डी के निर्माण में मदद करने के लिए धूप का उपयोग करती है, जो सामान्य हड्डी निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो 47 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 6 रोग। तो 6 रोग जो टीबी है वो बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। याद रखिए कौन बैक्टीरिया, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण 6 रोग यानी कि टीबी होता है, जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 48 नंबर है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो क्या होता है, तो 48 का डी इज राइट आंसर 10⁻⁻15 मीटर। तो फ्रेंड्स कि नाभिक का आकार व्यास जो इसको हम लोग बोलते हैं 10⁻10 से लेके 10⁻10 से लेके 10⁻15 मीटर सीमा में होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो 49 का 20 राइट आंसर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ठोस बेकिंग सोडा तरल सिरका में रखे जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 50 नंबर की महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं। तो 50 का ए इज द राइट आंसर कि एक जोड़ी। तो मादा में अंडाशय की एक जोड़ी होती है जो निचले उदर के प्रत्येक तरफ गर्भाशय के बगल में एक झिल्ली द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है। तो 51 का सी इज द राइट आंसर यानी कि शैवाल। तो पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। 52 नंबर क्वेश्चन है क्या कि टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है। तो 52 का सी इज द राइट आंसर यानी कि ऑर्थोपोडा। तो टिड्डे, तितली, बिच्छू और झींगा ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। तो 53 का ए इज द राइट आंसर यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया परमाणुओं या अणुओं का एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो 54 का ए इज द राइट आंसर यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस। ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 55 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 14। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एक मच्छर में गुणसूत्र होते हैं 6, एक मटर के पौधे में 14, याद रखिएगा एक मटर के पौधे में 14 होते हैं, और एक सूरजमुखी में 34, और एक इंसान में 46, और एक कुत्ता में 78 होते हैं गुणसूत्र। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से कि एक मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, एक मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र होते हैं, एक सूरजमुखी में 34 गुणसूत्र होते हैं, एक इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं, और एक कुत्ता में 78 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है। तो 56 का सी इज द राइट आंसर यानी कि इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो माता पिता का रक्त समूह और बच्चे से के समामित रक्त समूह क्या हो सकता है। तो देखिएगा 57 का इज राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो O इंटू ओ हो जाएगा, A इंटू ए बी हो जाएगा, B इंटू बी बी ओ हो जाएगा, और AB इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी या AB हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होगी। तो 58 का ए इज द राइट आंसर यानी कि अल्कोहल में। तो विभिन्न
मतलब जो होता है कि किस निम्न धीमी चाल किस में न्यूनतम है, तो अल्कोहल में सबसे न्यूनतम है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में जो ध्वनि की चाल है ना वो 1286, याद रखिएगा 1286 मीटर पर सेकेंड है। पारा में 1450 है, 1450 मीटर पर सेकेंड है। शराब में 1143 मीटर पर सेकेंड और कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो 59 का डी इज द राइट आंसर यानी कि मोती। तो रेशम कीट द्वारा निर्मित होता है, मधुमक्खी द्वारा शहद का उत्पादन किया जाता है और लाख का उत्पादन लाख कीट द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी एक नियतांक है जिसका मान होता है। तो जी का वैल्यू क्या होता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार जो होता है वहाँ पे जी का मान तो देख लिए क्या हो गया आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि गैफ्रीन होता है। तो गैफ्रीन क्या होता है। तो 61 का बी इज द राइट आंसर यानी कि कार्बन और नैनो प्रतिरूप। तो गैफ्रीन 2 आयामी गुणों के साथ कार्बन का एक क्रिस्टलीय आवंटन है। यह कार्बन की एक नैनो प्रतिरूप भी है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो 62 का बी इज द राइट वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की त्रिआयामी डबल हेलिकल संरचना दी गई थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो क्या बताया मैंने कि जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या है। तो 63 का ए इज द राइट आंसर यानी कि प्रोटीन। तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या है। तो प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई क्या है। तो 64 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 8598 मीटर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई 7186, याद रखिएगा 7186 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। 65 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो कौन है। तो 66 का ई इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि कैमूर जिला केवल उत्तर प्रदेश की सीमा और रोहतास जिला झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा पर स्पर्श करता है। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें अगर हम बात करते हैं ठीक है 66 नंबर की, तो देखिएगा कि किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, ये सही है। रोहतास जिला केवल झारखंड को की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये सही है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। देखिएगा पश्चिम चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 66 का होगा कि कैमूर जिला केवल उत्तर प्रदेश की सीमा और रोहतास जिला झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आंसर फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कैमूर जिला केवल उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। ठीक है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो आपका रोहतास जिला है वह झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को सीमा को टच करता है। तो रोहतास जिला केवल झारखंड को नहीं करता है टच, तो केवल याद रखिएगा रोहतास जिला जो टच करता है किसको, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा
क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, मैं इसलिए 2-3 बार रिपीट किया हूँ। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 67 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2.86। ठीक है, तो देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 2.86% है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। याद रखिएगा, बिहार की बात करें तो 2.86 है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में वन का विस्तार से 75% से अधिक नहीं है? तो 68 का डी इज राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो अपने क्षेत्रफल का 75% से अधिक भाग पर वन रखने वाले राज्य मिजोरम है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर तथा नागालैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 69 का सी इज द राइट आंसर, की गया और नालंदा। तो याद रखिएगा कि दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो 70 का ए इज द राइट आंसर, की आटाकामा। ठीक है, तो सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा है जो चिली में स्थित है, चिली देश में स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश भारत है। तो 71 का 1 देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कि विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कनाडा है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। और विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो फ्रेंड्स ये आपका सही है, बाकी ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका गलत है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 आपका सही है। तो देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या है पहला ऑप्शन कि केसर उत्पादन देख भारत देश नहीं, याद रखिए ईरान। कौन सा देश है? तो केसर, सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है। ठीक है, और सबसे अधिक जो यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश जो कनाडा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिए कजाकिस्तान। क्या याद रखिएगा? कजाकिस्तान। ठीक है, और सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला तो चीन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खड़गपुर की पहाड़ियों बिहार के किस जिले में है? तो 72 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मुंगेर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिहार से में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो 73 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अगुलहास धारा। ठीक है, तो अगुलहास धारा क्या नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिएगा कि अगुलहास धारा हिंद महासागर में बहने वाली धारा है। हिंद महासागर में बहने वाली मुख्य धाराएं जो है वो मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक धारा हुआ जो गर्म धारा, अगुलहास धारा ठंडी धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो 74 का ई इज राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि चेक गणराज्य हो गया और स्लोवाकिया हो गया। ठीक है, तो चेक गणराज्य और स्लोवाकिया जो है वो क्या है? तो स्थलरुद्ध देश है। ठीक है फ्रेंड्स। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुड़ या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो 75 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो 76 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लिम्पोपो नदी। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को कितना बार? 2 बार काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की? ठीक है, तो 77 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक राज्य ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि कर्नाटक ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण करने के लिए आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत की है।
78 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत जहरीले कचरे का निपटान, पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग को समुचित उपाय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि जून 2020 में कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो 79 का 20 राइट आंसर यानी कि झेलम नदी। तो पीओके क्षेत्र में झेलम नदी पर कोहला बिजली परियोजना के निर्माण हेतु चीन और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 80 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 43 यानी कि 43वां। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है। इसके तहत प्रथम स्थान जो है वो टॉप पे सिंगापुर को मिला है तथा भारत का स्थान 43वां रहा है। ठीक है, और वर्ष 2019 में भी भारत का स्थान 43वां ही था, 19-20 में सेम है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। तो क्या था? तो 81 का सी इज द राइट आंसर यानी कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है वो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था। अगला क्वेश्चन 82 नंबर की महिला फीफा विश्व कप 2020 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई? तो 82 का इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो महिला फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो 83 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वोल्कान वोजाकिर को। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि तुर्की के वोल्कान वोजाकिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 84 का ए इज द राइट आंसर यानी कि केरल। तो केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया था? तो 85 का इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र तथा गुजरात दोनों राज्यों को प्रभावित किया था। ठीक है, इस चक्रवात को निसर्ग नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया। इससे पहले अम्फान चक्रवात ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को भारी तबाही मचाई थी। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि किस देश ने हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो 86 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका ने हाल ही में WHO से अपने संबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अमेरिका WHO के लिए निर्धारित इस धन का प्रयोग दुनिया भर के तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अमेरिका से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। फ्रेंड्स देखिएगा थोड़ा सा 88 नहीं, पहले 87 है उसके बाद 88 है, तो थोड़ा सा उल्टा दे दिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स देखिए 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 87 नहीं 88 है कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया, किस श्रेणी में उन्होंने वे पुरस्कार जीता? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग।
तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भानु अथाया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है। लंबी बीमारी के कारण हाल ही में उनका क्या हो गया, तो निधन हो गया। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया है, तो देखिएगा 89 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑफ, यानी कि स्मृति ईरानी के द्वारा। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस शीर्षक से एक पुस्तक जारी किया गया। यह पुस्तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य और जिला स्तर पर की गई 25 अभिनव पहलों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था। यह झील कहाँ स्थित है, तो 90 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लद्दाख में। तो पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। भारत तथा चीन के मध्य विवादित सीमा इसी झील से होकर गुजरती है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो 91 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर रतन लाल को। तो फ्रेंड्स की भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उनके उपायों के कारण विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता कपिला अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो 92 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 79वीं, याद रखिएगा 89, यानी कि 90वीं जयंती पर कपिला अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि किस भारतीय राज्य ने आई फॉलोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है। तो 93 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आई फ्लोज नामक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत 6 से 72 घंटे पहले ही बाढ़ संभावित क्षेत्र की चेतावनी मिल जाएगी। चेन्नई के बाद महाराष्ट्र ऐसा करने वाला दूसरा शहर है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 94 का बी इज राइट आंसर, कि गोविंदा राजुलू चिंतला। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि मई 2020 में गोविंदा राजुलू चिंतला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर कि बजट 2020 में भारत के कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात की गई है। तो 95 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 5 को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में भारत के 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। तो 96 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि म्यांमार। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत हो गया, आयरलैंड हो गया, मैक्सिको हो गया, नॉर्वे तथा केन्या को वर्ष 2021-22 के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो 97 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच गहरे रचनात्मक संपर्कों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर कि 34वां सूरज कुंड मेला जो कि फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था, किस राज्य को इस मेले का थीम राज्य चुना गया था। तो 98 का ई इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हिमाचल प्रदेश 34वें सूरज कुंड मेले का थीम स्टेट रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स
99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2020 में को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो 99 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि CISF ने। तो CISF ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नसीम अल वहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस अन्य देशों के बीच हुआ है? तो 100 का डी इज राइट आंसर, यानी कि ओमान। तो फ्रेंड देखिएगा कि भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का 12वां संस्करण गोवा के मुर्मुगांव में, याद रखिएगा, गोवा के मुर्मुगांव तट पर आयोजित किया गया। नसीम अल बहर भारतीय नौसेना और ईरान की नौसेना के समुद्री अभ्यास है जो 1993 से आयोजित किया जा रहा है। कब? तो 1993 से आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 101 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़, अगर फ्रेंड्स आपको मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं तो देखिएगा कि फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक आप लोग करते नहीं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए स्पेशली मैं बनाता हूँ। ठीक है, एक दिन आपका टॉपिक्स बाय और एक दिन आपका एडिटोरियल का टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या 101 नंबर कि किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो 101 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि त्रिपुरा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में त्रिपुरा में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का ऐलान किया है। यह जो है वह दक्षिण त्रिपुरा जिले के पश्चिम जालेफा साबरूम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो 102 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुनो पालपुर अभ्यारण्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बनेगा कि कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? तो 103 का डी इज द राइट आंसर, यानी क्या इस्तांबुल में। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा कि तुर्की के शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का आदेश दे दिया है, जिस कारण वह इमारत तुर्की बगाम क्रिश्चियंस के अंतर्राष्ट्रीय तनाव का मुद्दा बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन है क्या विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? तो 104 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश विश्व का पहला देश है जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर कि क्रोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो 105 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एम वेंकैया नायडू को। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 106 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 107 नंबर क्वेश्चन है आपका 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया? तो 107 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विवेकानंद से संगठित, याद रखिए, संगठित किया।
अगला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो क्या था? तो 108 का डीजराइडस यानी कि तक्षशिला। तो मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन 109 नंबर कि किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? तो 109 का डीजराइडस यानी कि जॉन शोर। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 1783 में, याद रखिएगा 1783 ईस्वी में अकाल के बाद जॉन शोर ने अन्नागार निर्माण के सुझाव के बाद 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर है कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो 110 का डीजराइडस यानी कि भूपेंद्र नाथ दत्त ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो 111 का डीजराइडस यानी कि सोन। तो सोन नदी कैमूर के बड़ा और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो 112 का डीजराइडस यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि जट जाटिन, डोमकच, समा चकेवा और विदेशिया, ये सभी आपका बिहार का एक प्रचलित लोक नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो 113 का डीजराइडस यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बिहार में सिंचाई के लिए मतलब क्या, जो आपको दिख रहा है ना, नलकूप हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, स्लुइस गेट, ये भी आपका इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लुइस गेट का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा तो होता है तो नलकूप का सबसे ज़्यादा यूज होता है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो 114 का डीजराइडस यानी कि मजहरुल हक ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सदाकत आश्रम की स्थापना पटना बिहार में मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। सदाकत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य और आश्रम। 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो 115 का डीजराइडस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन तथा मीनू मशानी ने मिलकर वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो 116 का डीजराइडस यानी कि बंगाल और दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रारंभिक मध्यकाल सल्तनत काल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर की ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो 117 का डीजराइडस यानी कि लाला लाजपत राय। तो ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन 118 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो 118 का डीजराइडस यानी कि अहिंसा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि बिरसा मुंडा के आदर्शों में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार मुख्य रूप से शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये एकेश्वरवाद ये भी क्या थे फ्रेंड्स? शामिल थे। ठीक है, एकेश्वरवाद भी क्या थे? शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो 119 का डीजराइडस यानी कि हैदर अली खान ने। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान हैदर अली खान ने राजगीर को कब्जे में ले लिया और अपने आप को राजगीर परगना का राजा घोषित कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर कि
अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो 120 का डी इज द राइट आंसर की पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजी एवं डचों के मध्य हुए वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी के बाद हुआ। 121 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो 121 का सी इज द राइट आंसर की कन्नूर में। तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन के पास अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और उसके बाद 1505 में, याद रखिएगा 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। अगला क्वेश्चन 122 नंबर कि सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? तो 122 का सी इज द राइट आंसर की अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सूरत की संधि सबसे पहले 1775 ईस्वी में 1775 ईस्वी अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। अगला 123 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था? तो 123 का 20 राइट यानी कि 1858 से लेकर 1935। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 के दौरान अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कि वनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो 124 का सी इज द राइट आंसर यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग का। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि उपयुक्त कथन लॉर्ड विलियम बेटिंग का है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फ्रेंड्स 125 नंबर क्वेश्चन है क्या कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? तो 125 का डी इज द राइट आंसर यानी कि हॉल्ट मैकेंजी ने। तो मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई थी। देखिएगा फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो 126 का बी इज द राइट आंसर की पील आयोग। तो फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 127 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई थी? तो 127 का सी इज द राइट आंसर कि तात्या टोपे। तो 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों को सर्वाधिक परेशान किया। अपने गुरिल्ला युद्ध के द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु उनके एक मित्र मानसिंह ने विश्वासघात करके उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अगला क्वेश्चन 128 नंबर की पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 128 का ए इज द राइट आंसर कि बंगाली में। तो फ्रेंड्स पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में करम शाह ने शुरू किया था। ठीक है ना, बंगाल में। ठीक है ना, तो उत्तरी बंगाल में करम शाह ने शुरू किया था, बंगाली नहीं बंगाल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 129 नंबर कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? तो 129 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 1815 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन 130 नंबर कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो 130 का डी इज द राइट आंसर यानी कि ज्योतिबा फुले। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे। इस पुस्तक में उन्होंने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। 131 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो 131 का ए इज द राइट आंसर यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि भारत में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। इसके लिए समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1799 लागू किया गया था। याद रखिए 1799 लागू 132 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा कि इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में, याद रखिए कब, तो 1875 में कलकत्ता में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 1833 नंबर क्वेश्चन है क्या कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएं, ठीक है, टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणियां किसने की थी? तो 133 का सी इज़ द राइट आंसर, कि बाल गंगाधर तिलक ने। तो फ्रेंड्स जो ये जो टिप्पणियां हैं वो बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। अगला क्वेश्चन 134 नंबर की पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? तो फ्रेंड्स 134 का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो गो ऑप्शन है, बी और सी आपका 1928 1928 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो 1926 हो जाएगा, 1926। मतलब क्या 23 से लेके, मतलब क्या 1923 से लेके 1926 तक ये महासभा के अध्यक्ष बने रहे। कौन? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है तो 1926 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 135 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो 135 का ए इज द राइट आंसर, कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था। अगला क्वेश्चन 136 नंबर कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए, ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 136 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन 137 नंबर कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो 137 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और सी, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा गति और पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा योगदान उसका अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव है, साथ ही पृथ्वी पर परिक्रमण गति को भी भूमिका है। अगला क्वेश्चन 138 नंबर कि दीनदयाल बंदरगाह यानी कि पोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो 138 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात में। तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 139 नंबर कि जैविक विविधता पर अभी समय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो 139 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कार्टाजेना। तो जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया है और 11 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर है कि कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो 140 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कावेरी नदी पे। तो फ्रेंड्स कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में मैसूर नगर से 12 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1932 में किया गया था और बांध को KRS बांध भी कहा जाता। 141 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्न स्थानों पर विचार करें। कथन 1 में कि नर्मदा नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है और कथन 2 में कि नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्च्यूरी का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और दोनों क्या है, सही है। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर द्रोणी या व्रंश घाटी से बहती है। यह डेल्टा की जगह मुहाने का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 142 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित खेती का तात्पर्य है। तो क्या है मिश्रित खेती का तात्पर्य? तो 142 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि मिश्रित कृषि से तात्पर्य कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य करने से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, कौन है? तो 143 का डी इज़ द राइट आंसर यानी पंजाब। तो फ्रेंड्स देखिए इस ऑप्शन के अनुसार जो आपका पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि पंजाब में न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 144 नंबर क्वेश्चन है क्या कि उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो 144 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार्निकोबार और क्या हो जाएगा? तो ग्रेट निकोबार। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है वो दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 145 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स 145 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि काकेकस। ठीक है फ्रेंड्स, तो काकेकस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेकस क्षेत्र की एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ एल्ब्रुस पर्वत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन 146 नंबर कि धातुओं को सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो 146 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि पोटाशियम। तो फ्रेंड्स धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक साइंटिफिक विभाग है? तो 147 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, पहला है आपका कि डिपार्टमेंट बैक्टीरियोलॉजी DSP क्या है? तो DBT। तो ये इसकी स्थापना वर्ष 1980 मतलब ये जैव प्रौद्योगिकी जो है वो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1767 में हुआ था। ठीक है, और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था और DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 148 नंबर क्वेश्चन है कि पहला कांग्रेस अधिवेशन जो एक गांव में आयोजित किया गया था? तो 148 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि 1937 यानी कि फैजपुर। तो फ्रेंड्स पहला कांग्रेस अधिवेशन जो एक गांव में आयोजित किया गया था 1937 में वो फैजपुर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के को किसने जारी किया था? तो 149 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि कुषाणों ने। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कुषाणों ने उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के का जारी किया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं? तो 150 का ए इज़ द राइट आंसर है कि नाभिकीय बल। तो फ्रेंड्स नाभिकीय बल जो होते हैं वो प्राकृतिक में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पे आज का जो 150 क्वेश्चन था एडिटोरिया का जो कंप्लीट होता है टेस्ट नंबर 12। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपका स्कोर क्या हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका फ्रेंड्स स्कोर क्या। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स डेली आप लोग के इसी प्रकार वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर कल एक नया प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।